पूरा पेपर टफ क्यों नहीं आ सकता? तो उसकी कट ऑफ बहुत लो जाएगी। जिस बच्चे ने अगर 2 या 3 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसने कुछ कहा, समझना है, क्या वो बात जो है लॉजिकल कर रहा है, वॉरियर हंटर बोल रहा है, कह रहा है कि इजी कर लेना, अरे टफ है तो उसका आपको लॉजिक दिया जा रहा है कि टफ नहीं होंगे सर। जो एडवांस के कट ऑफ क्लियर करते हैं उनका मेंस में काफी अच्छा 35% से ज़्यादा रहता है सर। एडवांस से अगर मेंस में 35% लाते हैं तो इसका गारंटी है कि एडवांस क्लियर हो सर जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन देख के लगता है बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो हाँ, हो जाएगा। लेकिन- एक मिनट और देते, एक मिनट और देते, वैसे समय निकल जाता है उन क्वेश्चंस में। तो वैसे कैसे आइडिया? मतलब जैसे पेपर, जब बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं तो वो पेपर के टाइम पे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, तो उस नर्वसनेस को कैसे टैकल करना है? हमें पता है कि हम सभी जो है यहाँ पर आईआईटी की तैयारी करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो लॉजिक कहता है कि यार हम चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और बाकी बच्चे जो हैं उनसे हमें कुछ एक्स्ट्रा एज हमें मिल जाए, जिसकी वजह से हम अच्छा स्कोर कर पाए। तो मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूं एक वॉरियर और एक हंटर, वॉरियर और हंटर वाली स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने आज से कुछ 2 साल पहले भी यूट्यूब पे डाली थी, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो वो सेम ही चीज है, लेकिन इस बार थोड़ा सा उसका एक अपडेटेड वर्जन। तो एक वॉरियर कौन है और एक हंटर कौन है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके अपने मार्क्स को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट आपकी एआईटीएस हुई थी, तो कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनको मतलब ऐसा लग रहा है कि मार्क्स जो है वो ज्यादा आ सकते थे? हैंड रेज करें जरा। हाँ, आपको क्या लग रहा था इससे ज्यादा मार्क्स नहीं आ सकते थे? चलो बढ़िया, इसका मतलब इन्होंने अच्छा अटेम्प्ट दिया है, ठीक है। अच्छा, पीवाईक्यूज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सभी स्टूडेंट्स करके जाते हैं। अब विडंबना ये है कि आप पीवाईक्यू सभी करके जाते हैं, जेई मेंस के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो बिल्कुल पीवाईक्यू के जैसे ही होते हैं। तो कट ऑफ की अगर बात की जाए तो कट ऑफ बहुत कम जाती। कोई आइडिया है कि कितनी कट ऑफ जाती है? 30% तो 33, वो तो स्कूल में फेल होने का होता है ना 33%। अच्छा अच्छा, आपको पता है इसका मतलब। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको लगता है, या कि खासकर पेरेंट्स को, कि 99% मार्क्स लेने होते हैं, 93% मार्क्स लेने होते हैं। रियलिटी क्या है? मात्र 35% में आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप मेरे पे विश्वास करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कह दिया, हमने मान लिया, नहीं चलेगा। वी नीड लॉजिक। तो हमें एक प्रॉपर लॉजिक चाहिए, यानी कि मैं आपको एक प्रॉपर जो है दिखा देता हूं डेटा, और उस डेटा के बेसिस पर आप अपनी जो है दिमाग लगाना, अपना लॉजिक लगाना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको डेटा शो करता हूं। तो देखिए यहां पर क्या है डेटा में, वो आपको शो करता हूं। देखिए 2013 की हम बात करेंगे। आप जो यहां पर शीट है उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 2013 के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ थे, लेकिन परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप देखेंगे यहां पर आपको दिख रहा है 35, 31.39, 17.5, 17.5। तो ये जो है ये अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जो है ये कट ऑफ मार्क्स जा रहे हैं। तो ये है कैटेगरी, यहां पर ये जनरल होगी, ओबीसी है, एससी और एसटी। तो अभी हम फोकस कर लेते हैं जनरल पर, ठीक है ना। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है, जनरल कैटेगरी की जो है कट ऑफ, मैं तो जेई की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और ये जो है ऊपर है जेई एडवांस और नीचे क्या है, जेई मेंस। तो ये सब डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो आइए जेई एडवांस और जेई मेंस को देखते हैं। तो पहले एडवांस पे जैसे फोकस किया जाए 35, और यहां कितना देख रहे हो आप, 31.39। 2014 के अंदर 35, 31.94। 2015 के अंदर 24.6, 20.16, 34.97। आप बस इन पे फोकस करिए। क्या कभी भी आपको ये 35 से ऊपर जाता दिख रहा है क्या यहां तक 2018? नहीं। अच्छा 2018 से पहले सॉरी बाद में देखते हैं। 25, 17.5, 17.5 आ रहा है, उसके बाद 15.28, 23.89, 30.34। और मेंस की बात की जाए, आइए मेंस को देखते हैं। 31, 30, 29, 29, 30, 24, 20.56, 20.56, 22.5, 27.78, 29.15, 31.94 और 31.39। तो इससे बच्चों क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि सिलेक्शन प्राप्त करना बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी। ये स्किल को आपको सीखना है। इफ यू कैन ड्राइव अ कार, अगर आप कोई साइकिल चला सकते हो तो वो भी एक स्किल है, कार चला सकते हो वो भी एक स्किल है। तो ये एक स्किल की तरह आपको समझना है कि पढ़ाई क्या है, स्किल। अगर ये स्किल है तो क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और मात्र 35%, ये तो मैक्सिमम बताया, एवरेज करोगे तो 30% आ रहा होगा। तो 30% मार्क्स
लेके आने हैं। यानी कि लेट अस सपोज जैसे आपने 11 स्टार्ट करा ना, तो जितना अभी तक मान लीजिए पढ़ा, लेट अस सपोज रोटेशन के बाद फ्लूइड तक पढ़ा, उसके बाद जो है 12th में भी वही पढ़ा, बस उसी को करते जा रहे हैं, तो कट ऑफ तो आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएगी। बट क्या है ना कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ढंग से 35% मार्क्स भी नहीं ले पा रहे हैं, तो ये विडंबना है। तो आइए जरा कैसे हम अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करें, तो वो हम स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, स्ट्रेटजी क्या है, वॉरियर और हंटर वाली स्ट्रेटजी। तो वॉरियर क्या होता है वो हमें समझना है। कोई बताना चाहेगा कि वॉरियर कौन है? योद्धा। हंटर मतलब शिकारी। हाँ बताइए, थोड़ा तेज बोले जरा, इसमें बताइए। वॉर में जाके जो फाइट करता है वो वॉरियर कहलाता है। वॉर में जाके जो फाइट करता है वो वॉरियर कहलाता है। और हंटर जो हंटिंग करता है किसी भी चीज़ का, स्पेसिफिक नहीं रहता। वॉरियर में वॉर्स में जाता है वो स्पेसिफाइड रहता है, और हंटर में स्पेसिफिक नहीं रहता, किसी भी चीज़ का हंटिंग कर सकता है वो। हाँ, यहाँ पर कुछ बताना चाह रहे हैं भाई, वॉरियर और हंटर में क्या फर्क है, मेन फर्क? सर वॉरियर सिर्फ लड़ाई करता है, पर जो हंटर है वो एक स्ट्रेटजी के साथ लड़ाई करता है। वो सोचता है कि मैं कैसे मतलब जल्दी से जल्दी जीतूं या फिर उन सब का जो सामने है उसको क्लियर कर दूं। हाँ, मतलब कहिए कि जो वॉरियर है वो क्या है, इमोशनल है। वॉरियर क्या है, इमोशनल। मतलब उसको बोला जाए कि भैया तुझे जाके जो है शिकार करना है, तो कहेगा अच्छा जी तलवार पकड़ाओ, मैं नहीं डरता किसी से, आ जा भैया शेर, मैं लड़ने को तैयार हूं। तो वो कौन है, वॉरियर। वॉरियर अपनी सोच बूझ का जो है इस्तेमाल ज्यादा नहीं करता, इमोशनल होता है। सामने देखा भैया विलन है, जैसे शेर है, उसको मारना है, तो शेर को मारना, तो वॉरियर क्या करेगा, बस तलवार लेके जो है स्ट्राइक करने चला जाएगा। तो ये है वॉरियर की कहानी। हंटर क्या करता है, हंटर चेक करेगा। क्या चेक करेगा कि भैया कब जो है शेर सबसे ज्यादा वीक है। तो आपको पता चला कि शाम को 4 बजे जो शेर है वो एक नदी के पास में आके थोड़ी देर के लिए सोता है। आपने नोट करा, आपने कहा कि ये पैटर्न रिपीट होगा, और आप अपना पहले से पोजीशन लेके बैठ सकते हैं, शेर को आने दोगे, आराम से एक स्ट्रेटजी बना के अटैक आप कर सकते हो शेर पे। तो ये हंटर का काम है। तो हंटर क्या करता है, वही काम जो वॉरियर कर रहा है, लेकिन हंटर क्या करता है, दिमाग का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसको शिकार करना। तो आप बताइए, आपको ये कंपटीशन के एग्जाम को तोड़ना है, यू शुड बी कंपटीशन ब्लास्टर, तो आपको वॉरियर बनना है या फिर हंटर बनना है? हंटर। दिमाग का इस्तेमाल करना है, लॉजिक का इस्तेमाल करना है, ऑप्शन सामने दे रखे हैं, डेटा आपके पास है, अपना पूरा का पूरा ब्रेन का इस्तेमाल करिए। ठीक है, कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। तो हमें यह पता चल चुका है कि हमें क्या बनना है, हंटर। अब हंटर जब आप बनोगे ना, तो आपके देखिए मार्क्स में कैसे ऑप्टिमाइज करने जा रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से सुन लीजिए भैया, ऑनलाइन भी जो वीडियो देखेंगे, स्ट्रेटजी जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आपके करंट प्रिपरेशन लेवल पर आपके जो मार्क्स हैं उसको ऑप्टिमाइज करना है। फ्रेंड्स माइंड होमवर्क स्पेशलिस्ट बताइए क्या बोला? आपकी जो करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उसमें आपके बेस्ट से बेस्ट मार्क्स आ जाए। क्योंकि मात्र अगर कोई जना पेपर मिस भी कर देता है ना, तो उसका 6 लाख रैंक आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो नेगेटिव मार्क्स ले रहे होते हैं। और अगर आपकी जो प्रिपरेशन है, हर बच्चे की प्रिपरेशन जो होगी वो 35% मार्क्स लेने वाली तो होगी। पूरा का पूरा सिलेबस का 30% 35% क्यों नहीं करा होगा, उसने करा होगा। तो आपकी जिस तरह की प्रिपरेशन है, मैं आपको बताने जा रहा हूं स्ट्रेटजी से आप क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने मार्क्स को। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये पता चल गया। तो अब देखिए हंटर बनना है, ये हमें पता चल गया। तो अब देखिए स्ट्रेटजी क्या है। तो स्ट्रेटजी है कि आपको ना राउंड चलाने पड़ेंगे। जैसे एक राउंड 1, फिर हो गया एक राउंड 2, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है राउंड 3। तो मैं 3 राउंड जो है वो चलाने वाला हूं। तो 3 राउंड चलेंगे पेपर के अंदर। अच्छा, कितना टाइम मिलता है? जैसे जेईई मेंस की मैं बात करूं, 3 आवर्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के लिए हमारे पास 1 आवर 1 आवर 1 आवर है। ठीक है, तो हमारे पास जो राउंड 1 होगा वो हम रखेंगे 45 मिनट्स ईच। ठीक है, 45 मिनट्स का ईच। तो 45 मिनट्स ईच सब्जेक्ट, ये हमारा राउंड 1 है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे वो जो इजी टू सॉल्व है। कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं और उनको होता है कि पहला क्वेश्चन बस करना ही करना है, चाहे डिफिकल्ट हो तब भी? हैंड रेज करना जरा। तो आप कौन हो? वॉरियर। ठीक है, कौन हो आप?
लर्निंग मशीन है, लेकिन अब अभी जो है कॉन्टेक्स्ट जो चल रहा है वॉरियर और हंटर का, तो उसमें आपने कौन सी स्ट्रेटजी लगा दी? वॉरियर वाली, यानी कि क्वेश्चन करके ही छोड़ना है। क्योंकि आपने क्वेश्चन करा तो आपके मन में कि टीचर शाबाशी देगा कि भैया तुम पहला क्वेश्चन इतना टफ क्वेश्चन था तुमने कर लिया। हो सकता है ना कि पहला क्वेश्चन टफ हो सकता है आसान हो, लेकिन आपको पहले ये चेक करना है कि वो इजी है, मीडियम है, डिफिकल्ट है। तो इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन ही हम करेंगे, ठीक है। यहां पर कोई स्टूडेंट लॉजिक लगा सकता है कि सर आप कैसे कह सकते हो कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत बहुत आसान होंगे? सारे क्वेश्चन आसान होंगे ऐसा तो मैं नहीं कह रहा, सारे क्वेश्चन मुश्किल होंगे ये भी नहीं मैं कह रहा। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सारे क्वेश्चन मुश्किल हो? कोई बैक बेंचर बताए भाई, कोई अक्षत बताएंगे? हाँ बताइए भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि आईआईटी के पेपर के अंदर, जेईई मेंस या जेईई एडवांस के अंदर सारा का सारा पेपर बहुत टफ आ जाए? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सारे लेवल के हिसाब से होते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पेपर हो जाए, मतलब सबके लेवल के हिसाब से बनाया जाता है। इजी भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, हार्ड भी क्वेश्चंस होते हैं। हाँ। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा पेपर इजी बनेगा। नहीं, मेरा सवाल है कि क्यों, लॉजिक क्या है उसके पीछे? पूरा पेपर टफ क्यों नहीं आ सकता? हाँ बताइए। अगर सारा पेपर अगर हाँ। हार्ड आएगा तो उसके लिए तो उसकी कट ऑफ बहुत लो जाएगी। जिस बच्चे ने अगर 2 या 3 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा फिर तो। देखिए, अगर पेपर टफ आया तो इमेजिन करिए कि पेपर इतना टफ आया कि कोई भी बच्चा एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाया, तो ऐसे में कट ऑफ जो है वो तो भैया बहुत मतलब हाई चली जाएगी, और लेट अस सपोज सबके 0 मार्क्स आ गए तो वो रैंक देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए पेपर बहुत आसान आया, सारे के सारे फैक्ट बेस्ड सवाल आ गए, जनरल नॉलेज के सवाल आ गए, और सभी स्टूडेंट्स जो है उन्होंने सही मार्क्स ले लिए, तो जो कट ऑफ है वो मतलब ये कहिए कि बहुत बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर पेपर टफ आया तो कट ऑफ क्या होगी? लो, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया था शायद? हाई। तो एक स्क्वाट इसके लिए मैं कर देता हूं। तो अगर पेपर इजी है, बहुत आसान है, तो उस केस में सभी के सभी बच्चे जो है फुल आउट ऑफ फुल ले लेंगे, तो मेरे को रैंक देने में फिर से दिक्कत आएगी। अगर पेपर जो है बहुत टफ हो जाए तो सभी के सभी स्टूडेंट्स के 0 आ गए मान लीजिए, तब भी मुझे रैंक देने में मुश्किल हो जाएगी। तो हमें तो रैंक देना है, तो हम चाहते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स आए। तो ये तभी पॉसिबल है जब क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर हम इजी, मीडियम और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस डालें। क्या किसी क्वेश्चन पे लिखा होगा कि वो इजी या मीडियम या डिफिकल्ट है? नहीं। तो वी हैव टू चेक इट, इसलिए आपको चेक करना है। तो हम राउंड 1 के अंदर क्या करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन करेंगे जो कि इजी और मीडियम लेवल के होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो राउंड 1 के अंदर हमें क्वेश्चंस करने हैं, पीसीएम के करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, और कौन से करने हैं? इजी एंड मीडियम। अब बताइए कितना टाइम बचेगा? 45 मिनट्स बच गए, है ना। तो 15 मिनट यहां से हमने फिजिक्स से बचाए, केमिस्ट्री से 15 और मैथ से 15। और इसके अंदर भी हम कौन से क्वेश्चन छोड़ रहे हैं? डिफिकल्ट वाले, एक्सट्रीम डिफिकल्ट, जो कि क्वेश्चन पढ़ा आपने देखा, अरे यार ये क्वेश्चन तो हमारे टीचर ने कराया नहीं है, ये कहां से मैं कर लूंगा, स्किप। एटीट्यूड अपना हंटर जैसा रखिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपने मार्क्स को ऑप्टिमाइज करना है। प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट एक वॉरियर की तरह लग जाता है क्वेश्चन में और टाइम लगाता है, तो फिर उसके मन में होता है कि यार ईगो पे आ गई है बात, मैंने इतना टाइम लगा दिया, अब तो मैं कुछ ना कुछ लगा के ही जाऊंगा। और ऐसे में जब वो ईगो पर ले लेते हैं तो वो कुछ नेगेटिव मार्क्स ले लेते हैं, और आपकी मेहनत जो होती है वो एक तरह से बर्बाद, क्योंकि जो क्वेश्चन सही करा होगा उसका नेगेटिव एक तरह से बैलेंस कर रहेगा उसको। तो इसलिए कभी भी आपने डिफिकल्ट, एक्सट्रीम डिफिकल्ट क्वेश्चन राउंड 1 में नहीं करना है। बोले राउंड 1 क्लियर है सभी को? तो यहां पर कोई डाउट जल्दी से बताइए, डाउट है कि नहीं? पक्का ना? चलिए नेक्स्ट, राउंड 2 के अंदर क्या करेंगे? राउंड 2 के अंदर कोई सजेशन दीजिए। हाँ, अब हमने इजी और मीडियम लेवल का कर लिए, अब हम एक राउंड 2 बनाएंगे, 10 मिनट्स ईच, मतलब 10 मिनट ईच, मतलब हर एक सब्जेक्ट पर 10 मिनट लगाना है, समझ आ रहा है? तो अब हम यहां पर क्वेश्चन को इस तरह के करने वाले हैं, यहां पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं मीडियम एंड डिफिकल्ट लेवल, या फिर मीडियम ही करिए अभी तो, ठीक है, मीडियम ही करिए, क्योंकि हम तो ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं, हम अपने मार्क्स को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं। तो यहां पर आप मीडियम लेवल के करिए, क्योंकि अगर आप डिफिकल्ट लेवल के करने लगे तो हो सकता है कि कोई मीडियम लेवल वाला छूट जाए। अगर मीडियम वाले सारे हो गए तो फिर डिफिकल्ट में आप जा सकते हैं राउंड 2 के अंदर भी। क्लियर है? तो 10 मिनट हमने फिजिक्स, 10 मिनट केमिस्ट्री और 10 मिनट मैथ्स को दे दिया। तो अब बताइए कितना टाइम बचे? तो अब
लॉजिक लगाइए। आखिरी का जो राउंड होना चाहिए उसमें क्या करना चाहिए? ओएमआर तो साथ साथ भरिए, ठीक है। ओएमआर की मैं सजेशन दूंगा कि साथ साथ आपको भरनी चाहिए। लॉजिक क्या है कि एंड में अगर टाइम, बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं कि एंड में टाइम का पता नहीं चला और फिर हम बहुत सारे जो है गलत हम भर के आ गए और हल्के सा कई बार सीक्वेंस भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो सीबीटी के अंदर भी साथ साथ भरिए, साथ साथ भरने का जो ऑप्शन है वही सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसे पता रहेगा कि किन में आपने क्वेश्चन को देख लिया, कितने आपने आंसर मार्क कर दिए हैं, तो उस तरह से आपको साथ साथ ही करेक्ट आंसर लगाते जाना है। तो अब बच्चों बचा है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट। अब इस 15 मिनट के अंदर आप क्या करेंगे? योर बेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है ना, जो आपको सही लग रहा है। जैसे कुछ स्टूडेंट फिजिक्स कह रहे हैं, तो देखिए जो भी आपका बेस्ट सब्जेक्ट है उस पर आपको फोकस करना चाहिए और उसके कौन से क्वेश्चन करने चाहिए? डिफिकल्ट, ठीक है। तो उसके आप डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है अगर कि आप लगाते हैं तो इससे आप क्या कर रहे हैं? आप पेपर के अंदर आसान क्वेश्चन और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और प्रैक्टिकल वर्ल्ड की एक स्टोरी आपको सुना दूंगा कि मेरा दोस्त हुआ करता था, नाम है उसका आदित्य नागपाल, ठीक है। अभी भी दोस्त है, बैंगलोर में है, वाइज मोंग करके कंपनी चला रहा है। तो वो और मैंने जो है अच्छी तरह से प्रिपरेशन करी थी और अच्छा लेवल था दोनों का। तो जब पेपर हुआ तो पेपर मैथ्स का जो पेपर हुआ तो उसके बाद मेरे पास आया, सब्जेक्टिव पेपर था। तो इमेजिन करिए कि मैं हूँ, मेरा दोस्त आदित्य, पेपर देके स्कूल से बाहर आए हैं। तो स्कूल का जो ग्राउंड है वहां पर हम रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट पेपर के लिए हमें अपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो वो मुझसे कह रहा था कि बताओ वो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन करा। मैं कहा यार कौन सा? कह रहा यार वही तो मेन क्वेश्चन था, क्योंकि उसकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग थी। तो वो एक मैथ्स का क्वेश्चन पूछने लग गया 6 नंबर वाला। लेकिन मैंने क्या करा था कि 2-2 नंबर वाले, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर था तो उस टाइम पर 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर के और 6-6 नंबर के क्वेश्चंस आते थे। मैं 2005 की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर मैंने 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस करे, 4-4 नंबर वाले करे, 6 वाले पे तो पहुंचा ही नहीं था। और वो था वो 6 वाले कर रहा था। तो इस तरह की डिस्कशन हुई और उसके बाद फिर हमने टेस्ट दे दिया, बाकी भी टेस्ट दे दिए। और फिर उसके बाद इंग्लिश और जो कोडिंग, इस पे वर्क करा था, क्योंकि जब कॉलेज में आप जाओगे तो उससे पहले अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और कोडिंग अच्छी है तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्लियर है? तो चाय आ गई भाई। तो चलिए बताइए फिर, आदित्य जो है, आदित्य जो मेरा दोस्त था, उसका कौन सा सब्जेक्ट सबसे बढ़िया था? मैथ्स। और फिर रिजल्ट वाले दिन, अब आपके पास तो देखिए इंटरनेट अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है, हमारे पास जो था उस वक्त इंटरनेट नहीं था। तो हम क्या करते थे, साइबर कैफे में जाते थे, ठीक है। और फिर साइबर कैफे में गए, कंप्यूटर पे अब ओपन करना था हमें कि रिजल्ट क्या आया। तो अब बारी किसकी है? अब वो तो मतलब आदित्य चाहेगा कि मेरा युग का रिजल्ट पहले दिखा जाए और मैं चाह रहा था कि आदित्य का रिजल्ट पहले देखा जाए। तो पेरेंट्स दोनों के ही थे। तो मैं, मेरे पेरेंट्स, आदित्य और आदित्य के पेरेंट्स सारे आ गए साइबर कैफे के अंदर। और ये डिसाइड नहीं हो रहा कि पहले कौन देखेगा, ठीक है। वो भी शर्माई जा रहा, मैं कहा नहीं आप पहले, ठीक है। फिर आदित्य मान गया कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं चेक करता हूँ। तो फिर वो उसने कुर्सी आगे करी, बैठा कंप्यूटर पे और वहां पर जाके उसने जो है एनरोलमेंट नंबर डाल दिया मेरा, ठीक है, क्योंकि उसको एनरोलमेंट नंबर मेरा पता था। और रिजल्ट आया, 1914 ऑल इंडिया रैंक आया, कंग्रेचुलेशन वगैरह मिलने लग गई। लेकिन मैंने तो फिर वही था कि मजा तो आया नहीं, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा ठीक है अच्छा रहेगा, लेकिन हमेशा एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही होती, ठीक है ना। मुझे था कि यार 2000 के अंदर मिल जाए बहुत बढ़िया है, लेकिन अब ऐसे शो थोड़ा नहीं कर सकते। जब रिजल्ट आया तो मैंने कहा अरे यार 500 आना चाहिए था, कोई बात नहीं, ठीक है ना, होता है, ठीक है। वो बाद में रियलाइज होता है कि यार यही सही था, ठीक है। फिर बारी आई आदित्य की, तो आदित्य ने फिर चेक करा और उसमें आया था कि यू हैव नॉट क्वालिफाइड। तो फिर उसके बाद जो है बार बार चेक किया गया। तो बहुत ही मतलब अजीब सी रहा, क्योंकि वो कोचिंग में अच्छा कर रहा था, उसके स्क्रीनिंग में भी अच्छे रैंक थी, 400 समथिंग कुछ ऑल इंडिया रैंक वो लेके आया था स्क्रीनिंग के अंदर, और सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बहुत ही अजीब सी बात थी। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? वो बताया नहीं उन्होंने, आईआईटी वालों ने बस आता कि यू हैव नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। लेकिन अच्छा हुआ उसने बिट्स दे रखा था, तो फाइनली वो बिट्स पिलानी में उसने ट्रिपल करके एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो उसको मिल गया। और फिर 3 महीने बाद मैं आईआईटी रुड़की चला गया केमिकल के अंदर, वो बिट्स पिलानी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तब आईआईटी ने क्या करा, डिटेल्ड रिजल्ट भेजा। तो मेरे जिस तरह से मेरे को मार्क्स पता चले 98 थे आउट ऑफ 100, जिसके अंदर मैंने
सो 98 आउट ऑफ 180, ठीक है। तो 98 आउट ऑफ 180, तो ईच सब्जेक्ट हो गया 60 फिजिक्स, 60 केमिस्ट्री, 60 मैथ्स, 180 टोटल थे, उसमें से 98 आए, जिसके अंदर फिजिक्स के अंदर 54 थे, और बाकी केमिस्ट्री मैथ्स में मेरे कट ऑफ क्लियर हो गया था। और अगर उसकी आदित्य की बात करें तो उसके मार्क्स जो थे ओवरऑल बढ़िया, लेकिन उसका एक सब्जेक्ट में कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, और वो सब्जेक्ट कौन सा था? बढ़िया, आपने बहुत सारी लगता है साउथ इंडियन मूवीज देख ली ठीक है, मतलब जिसमें ज्यादा ट्विस्ट जो है आपने बड़ा बता ही दिया, यही हुआ। तो किसी और सब्जेक्ट में नहीं, फेवरेट सब्जेक्ट के अंदर उसकी जो है कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, तो इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती। तो क्यों नहीं हो पाई? बिकॉज उसने एक वॉरियर की स्ट्रेटेजी अपना ली, वो एक वॉरियर बन गया। मैथ्स उसका स्ट्रॉन्ग है, मेरे से क्यों नहीं होगा प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन, मैं करके दिखाऊंगा। और जब वो आप करने पे आ जाते हो, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि वो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन हो। बात समझ आई? तो इसलिए हमें क्या करना है, चुन चुन के इजी क्वेश्चन ढूंढने हैं। हाँ, कुछ कह रहे भाई? आवाज तो आ रही है इनके मन में, जो है एक आवाज आ रही थी कि सर हमें तो सारे क्वेश्चन जो है मुश्किल लग रहे। ऐसा नहीं हो सकता, अभी मैंने प्रूव करा ना। देयर विल बी इजी क्वेश्चंस, देयर विल बी मीडियम लेवल क्वेश्चंस। इसका लॉजिक आपको दे दिया गया है। लॉजिक मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना। तो इसका लॉजिक आपको दे रखा है। तो देयर विल बी क्वेश्चंस ऐसे जो कि इजी होंगे, मीडियम लेवल के होंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, और फिर आपको बनना पड़ेगा क्या, हंटर। तो आपने जब पेपर देना है तो क्या करना है, एक हंटर की तरह पेपर को अटेम्प्ट देना है। क्लियर भाई? तो चलिए, कौन स्टूडेंट जो है इस पूरी स्ट्रेटजी को अब बताएगा, क्योंकि मैंने बता दिया, अब ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी देख लेंगे और फिर उसके बाद भूल जाएंगे। तो मैंने क्या कर दिया, स्क्रीन को कर दिया बंद, ठीक है। अभी इसके बारे में मत सोचो, अभी हम कुछ और सोचते हैं, ठीक है, कुछ और सोच लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी कौन यूएसए में कौन बनने वाला प्रेसिडेंट? युवराज सिंह क्या? अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। अच्छा, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसको सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं बाय इट्स ओन सिटीजन, जो कि कंट्री छोड़ के बाहर गए हुए? इंडिया, ठीक है। तो ब्रेन ड्रेन क्या होता है? ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन का मतलब है ब्रेन ड्रेन, ठीक है। तो ब्रेन ड्रेन जो है सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, ठीक है। तो जो मेरी बातें सुन रहे हैं, ऑनलाइन भी होंगे और आप यहाँ पर भी स्टूडेंट है, कोई ना कोई फ्यूचर सीईओ तो होगा, एंटरप्रेन्योर तो बैठा ही है यहाँ पर, जो कि विजनरी है, जिसने कुछ बहुत बढ़िया करना है लाइफ के अंदर। बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से, ठीक है। पेरेंट्स का नाम रोशन करोगे आप, टीचर्स का नाम रोशन करोगे डेफिनेटली। अब लेकिन आप इंडिया छोड़ गए तो फिर उसे क्या कहते हैं, ब्रेन ड्रेन। तो इंडिया के बहुत सारे जो मतलब कहिए कि बच्चे हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, दे गो टू यूएस, ठीक है। तो ऐसा हो ही जाता है, तो इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। लेकिन अब वो यूएस जाते हैं तो फिर वो यूएसए में डॉलर में कमा रहे हैं, बाकी फॉरेन कंट्रीज में भी वहां की करेंसी में कमा रहे हैं, तो फिर वो वापस इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो वापस पैसा आया है वो इंडिया का बहुत ज्यादा है, ठीक। चलिए, अब बताइए कौन बताएगा पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी? यहां से कोई? इनको मौका दे देते हैं, ठीक है। तो यशस्वी, पूरा स्ट्रेटेजी बताना है। हम लोग 3 राउंड्स में पेपर करेंगे। उसमें फर्स्ट राउंड में 45 मिनट्स हर एक सब्जेक्ट को देंगे। पीसीएम सब्जेक्ट है, तो उसमें हम लोग इजी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन पेपर में हमको सेलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पहला देखा मुश्किल, दूसरा देखा मुश्किल, तीसरा देखा मुश्किल, तो मैं क्या करूं? फिर उसको छोड़ देंगे, स्किप कर दो। लेकिन जो इजी क्वेश्चन है पहले इजी और मीडियम, क्या गारंटी है कि इजी मिलेगा ही मिलेगा? कुछ लॉजिक? क्योंकि इजी क्वेश्चन होंगे और टफ भी होंगे। क्यों? आपने क्या किया, मैंने क्योंकि पेपर बहुत इजी भी वो लोग नहीं बना सकते और बहुत टफ भी, क्योंकि अगर इजी बनाएंगे तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, और अगर टफ बनाएंगे तो बहुत लो जाएगा, तो उससे सिलेक्शन, हाँ, सेम रिजल्ट आ जाएगा, तो उससे सिलेक्शन मतलब उतना नहीं हो पाएगा। और फिर सेकेंड राउंड में 10 मिनट्स हम ईच सब्जेक्ट को देंगे, जिसमें हम लोग टफ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर राउंड 3 में हम लोग 15 मिनट्स जो बचेंगे, तो उसमें हर सब्जेक्ट, उसमें जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें जो टफ क्वेश्चन है, हाँ, उसको हम करेंगे। ठीक है।
क्लैपिंग हो जाए भी, पूरा पूरा सही बताया। तो ये होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी, ठीक है, कि आप जो चीज देख रहे हो, क्लास में टीचर बोल रहा है तो आपको सुनना है। स्प्रिंग जो यहाँ पर लगा होता है ना, ऐसे ऐसे यस यस करते रहते हो, उससे बचिए। हर चीज के पीछे लॉजिक है, वी हैव टू फाइंड दैट लॉजिक। टीचर ने कुछ कहा, समझना है क्या वो बात जो है लॉजिकल कर रहा है। वॉरियर हंटर बोल रहा है, कह रहा है कि इजी कर लेना, अरे टफ है तो उसके आपको लॉजिक दिया जा रहा है कि टफ नहीं होंगे सारे, इजी भी नहीं होंगे सारे, लेकिन किसी क्वेश्चन पे लिखा नहीं होगा कि ये इजी है, ये मीडियम है, ये डिफिकल्ट। तो आपको चुन चुन के उन क्वेश्चंस को करना है। लेकिन अगर आप चुन चुन के क्वेश्चंस को करना चाहते हो, देयर शुड बी सम स्ट्रेटजी। तो 3 राउंड बनाइए और इसके अंदर आप स्किप कर रहे हो उन क्वेश्चंस को जो कि बहुत टफ है और आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। और आखिर के 15 मिनट में आपके पास अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी होगा, क्योंकि माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पेपर दे रहे हैं और क्वेश्चन नहीं होते तो फिर एक मोमेंटम मिल जाता है, अजीब सा लगने लग जाता है, जैसा कि आपके साथ हुआ होगा कि भाई क्वेश्चन हो नहीं रहे तो फिर दिमाग कहता है कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्वेश्चन नहीं हो रहे। भगवान क्या कहता है? तथास्तु। अगर आप बोलोगे फिजिक्स नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती, मेरे को तो फिजिक्स नहीं आती, बैकलॉग है, मेरे को फिजिक्स नहीं आती, भगवान क्या कहेगा? तथास्तु। अगर कहोगे नहीं आती है, थोड़ा सा बस बैकलॉग है, उसमें मैं वर्क कर लूंगा, मैं पढ़ लूंगा, इसलिए मैं बढ़िया करूंगा, भगवान कहेगा तथास्तु। ठीक है, तो इसलिए जब आप इस स्ट्रेटेजी से बढ़ेंगे आगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो एक मोमेंटम मिलता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट मिलता है। जब आपका दिमाग में खुशी है, हैप्पी हो, तो आपकी एफिशिएंसी वैसे ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस स्ट्रेटजी का आप इस्तेमाल करेंगे और फिर देखना आपके जो मार्क्स हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लेने वाले। बोले क्लियर है? ठीक है, सो दैट वाज द स्ट्रेटजी। और इससे रिलेटेड अगर कोई स्टूडेंट जो यहाँ पर अभी ऑफलाइन यहाँ पर बैठा है, अगर कोई स्ट्रेटजी में कोई आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए, कोई डाउट है तो यहाँ पर पूछिए, अदरवाइज इसको हम एंड करते हैं। हाँ, कोई डाउट? पूछो पूछो, जिसको डाउट है नहीं पूछना, विद्या माता की तरफ देखिए भाई, साथ के साथी जो ऑनलाइन देख रहे हैं तो उनको भी सुनाई दे। हाँ बोले। सर जो एडवांस का कट ऑफ क्लियर करते हैं उनका मेंस में काफी अच्छा नंबर आता है। जो एडवांस के कट ऑफ क्लियर करते हैं उनका मेंस में काफी अच्छा 35% से ज्यादा रहता है सर। एडवांस से अगर मेंस में 35% लाते हैं तो इसका गारंटी है कि एडवांस क्लियर हो जाएगा। मेंस में अगर 35% लेके आ रहे हैं? यस सर, नहीं, गारंटी तो नहीं है भाई, क्योंकि सर जो एडवांस क्लियर करते हैं उनका मेंस में काफी अच्छा नंबर आता है मोस्ट के। हाँ, लेकिन आप जो पूछ रहे हो कि गारंटी, गारंटी शब्द कौन लेता है भाई? कोई नहीं। ठीक है, यस, तो गारंटी, हाँ, तो गारंटी जो है कोई भी नहीं ले सकता। ठीक है, आपने मान लीजिए पूरी तैयारी करी, सारे पेपर जो है आपने सॉल्व करे, और जिस दिन आपका पेपर था उस दिन पता नहीं आपको पेट खराब हो गया आपका। ठीक है ना, इमेजिन करिए कचौड़ी खाई थी आपने स्पेशल, तो पेट खराब हो गया, आप क्या ही कर लोगे बताओ? तो गारंटी नहीं होती। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि चांसेस हाई हो जाएंगे उस स्टूडेंट के जो कि ये स्ट्रेटजी को अपना रहा है, जिसके बेसिक्स क्लियर है, जिसने पीवाईक्यूज अच्छी तरीके से कर रखे हैं, तो उनके चांसेस ज्यादा है। अब अगर मेंस के क्वेश्चंस देखो, हर साल जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत इजी आते हैं, और लोगों को लगता है, जब भी आप YouTube चैनल पर देख लेना, पीडब्ल्यू विद्यापीठ का जो YouTube चैनल है उसमें हमने हर साल जो है मेंस के पेपर डिस्कस करें। अब आपका 11th और 12th वाला पार्ट जो है उसमें 11th वाले पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, या फिर जो आपने किया है उस पर वर्क करके देखो, तो आप देखोगे क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ लेवल का हो, लेकिन तब भी कट ऑफ जो है मेंस की भी उतनी ही जा रही है। तो NIT तो आपका इतने मार्क्स में हो रहा है, लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है। अगर आप 60-70% लेके आओगे तो 4-5 हजार रैंक आपका आराम से आ जाता है। ठीक है, 70% में तो आप 100 मतलब सॉरी टॉप 1000 तक पहुंच जाते हैं। 75% 80% मार्क्स में तो भैया 500। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से स्कोर किया जा सकता है, बट वही है कि स्टूडेंट स्कोर नहीं कर पाते बिकॉज वो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट को नहीं समझ पाते, इस स्ट्रैटेजी को नहीं समझ पाते, वॉरियर की तरह क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो इनसे बचे। चलिए, और कोई डाउट? हाँ, सर आपने बोला कि जो राउंड वाइज करना है, तो उसमें आपने जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनके लिए बोला कि सिर्फ जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसका लास्ट में 10-15 मिनट में करना है, तो बाकी के डिफिकल्ट क्वेश्चंस का क्या? वो अटेम्प्ट ही नहीं देना है, अटेम्प्ट ही नहीं देना है उनको। ठीक है, ठीक है, नहीं बढ़िया। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है
कि जो सर स्ट्रेटजी आपने बताई है उसके अंदर तो आप कह रहे हो कि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो देखिए वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रही है और मैंने जो है बोला ही था यहाँ पर कि इसके अंदर आप मीडियम करिए, अगर मीडियम हो गए तो डिफिकल्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बोला था तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, रिवर्स में बैक में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन वाले भी जो है बाद में जब वीडियो अपलोड होगी ऑनलाइन तो वहां देख लेना, ठीक है। तो ये मैंने बोला था कि मीडियम अगर आपका हो गया तो उसके बाद आप डिफिकल्ट जो है वो कर रहे हैं ना, टाइम स्टैम्प डाल दीजिएगा, ऑनलाइन में टाइम स्टैम्प डाल देंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेटजी सिंपल सी भाई, जनरली क्या होता है कि डिफिकल्ट वाले पे पहुंच नहीं पाते, क्योंकि अगर डिफिकल्ट वाले भी करने लग गए तो 100% मार्क्स ले लेंगे हम, 100% तो ले नहीं पाते, प्रैक्टिकली हम सोच रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए मीडियम वाले पर हम फोकस करेंगे, डिफिकल्ट आते आते टाइम खत्म हो जाएगा राउंड 2, फिर हमें राउंड 3 में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर मिल गया आपको कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको दूसरे सब्जेक्ट के भी करने होंगे, लेकिन राउंड 2 के अंदर, राउंड 3 के अंदर आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो हैं डिफिकल्ट वाले करें। अच्छा, अगर सर हमारे राउंड 3 के अंदर फेवरेट सब्जेक्ट के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो गए तो हम क्या करें? तो भैया बाकी क्वेश्चंस करो भाई, वहां पर मैंने ये नहीं थोड़ा बोला कि राउंड 1 to 3 हो गया तो उसके बाद जो है वी हैव टू नाउ सिट, ठीक है, और देखना है लोग कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वहां पर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट हाँ तब भी क्वेश्चन वाज गुड कि हाँ हम बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चंस ना करें लेकिन उनको थोड़ा ना लो प्रायोरिटी पे रखें, लो प्रायोरिटी पे, क्योंकि बहुत कम चांस है कि वो हो जाए। ज्यादा हाई चांसेस डिफिकल्ट क्वेश्चंस के करने के कौन से सब्जेक्ट के होंगे? फेवरेट सब्जेक्ट, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है उससे आप उस क्वेश्चंस को करो ना जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। हाँ तो बढ़िया, तीनों फेवरेट में तो आखिरी में तीनों ही आ जाएंगे। हाँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं लेकिन देख के लगता है बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो हाँ, हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट और देते हैं, 1 मिनट और देते हैं, वैसे समय निकल जाता है उन क्वेश्चंस में। तो वैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उन टाइप गूगली क्वेश्चन हो गया ना। तो इनका कहना है कि कोई क्वेश्चन में बैठ जाइए, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमें देखने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है और क्वेश्चन फिर हमसे सॉल्व भी नहीं हो रहा होता। तो उसके अंदर आप क्या करें, एक टाइम लिमिट लगाइए, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपको इजी लगा, आपने कहा कि ये आसान है और आप उसको करने लग गए और पता चल रहा है कि 10 मिनट तक आप उस क्वेश्चन को कर रहे हो, क्या ये स्ट्रेटजी सही है? नहीं। तो ऐसे में आप क्या करिए, एक क्वेश्चन के ऊपर एक लिमिट लगाइए। कितनी लिमिट होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 4 मिनट तक जाओ, इससे ज्यादा नहीं। 4 मिनट, अब टाइमर तो आपके पास होगा ही ना, तो प्रॉपर आपको टाइम दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यार इसमें मैं ज्यादा टाइम, 2 मिनट हो चुके हैं, 4 मिनट हो चुके हैं, मैं अभी भी उस क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, स्किप करें, ठीक है। तो गूगली जो होगी उसको जो है 4 मिनट तक आपने अगर नहीं सॉल्व करा तो उसमें फर्दर टाइम मत लगाएं, आगे बढ़े, ठीक है। क्या उसमें मार्क करके ही जाना है? वॉरियर मत बने कि भैया अब हमने 4 मिनट लगा दिए तो अब तो कुछ ना कुछ लगा के ही जाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब भैया एक प्रकार से ये जो होता है ना, झुकेगा नहीं। तो ये जो है मूवी में सही है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पेपर के अंदर में जो है ऐसे आपको इमोशनल नहीं होना कि भैया अब तो अपन कुछ ना कुछ लगा के जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि लगा के जाएगा ना तो घर पे फिर मैसेज आएगा, ठीक है, कि जो तुम लगा के गया था तो उससे तुम्हारा पिछला वाला जो है वो भी गया, ठीक है, नेगेटिव हो गया। तो इसलिए बचना है इस चीज से, नेगेटिव मार्क्स से बचना। स्टूडेंट्स जो है वो अकड़ बकड़ कर रहे होते हैं कुछ, तो उनको लगता है ये तो क्लास में कराया, ये तो ये तो कर रहा है, पता चला वो क्लास में कराया तो उसमें वैल्यू कुछ और थी और यहाँ पे कुछ और वैल्यू थी। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़िए। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में कोई क्वेश्चन इजी वाला तो हो ही जाता है सॉल्व, डिफिकल्ट वाला 3 मिनट तक जा रहा होगा, एक्सट्रीम डिफिकल्ट वाला जो है 4 मिनट तक जा रहा होगा। लेकिन अगर आपके गूगली क्वेश्चन है आपके पास, आपने सॉल्व करने लग गए, 4 मिनट से ज्यादा हो रहा है तो स्किप करें, ठीक है। चलिए इसके अलावा, हाँ माइक। मतलब जैसे पेपर, जब बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं तो वो पेपर के टाइम पे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, तो उस नर्वसनेस को कैसे टैकल करना है? ठीक है, सवाल ये है कि पेपर देते समय बच्चे जो नर्वस हो जाते हैं, है ना, तो क्या करें? क्या चीज? वीडियो बंद करते, खिड़की बंद? नहीं, देखिए अगर नर्वस हो रहे हैं, नर्वसनेस जो है देखिए नॉर्मल है, ठीक है। जैसे स्टेज फियर होता है, आपको स्कूल में बोला गया कि आइए स्टेज पर आइए, बोलिए बच्चों को, बताइए आप कैसे, आपको कैसा लगता है, ठीक है, और आप स्टेज पे पहुंच जाते हो है ना,
ब्लैंक भी हो जाता है माइंड। तो ये जो है इट्स नॉर्मल, अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको खुशी मनानी कि यार इट्स नॉर्मल, लेकिन आप कैसे उसको सब कंट्रोल कैसे करें, तो ये थोड़ी देर के लिए होता है, ठीक है। ये चीज आपने नोट करी होगी, और उसके पीछे रीजन यही है कि ना एनवायरनमेंट जो है आपको थोड़ा नया सा लगता है, कि जब आपके सामने बिल्कुल डिफरेंट चीजें हो रही होती हैं, जैसे अगर कोई स्टेज पे बुलाए तो वो तो डिफरेंट है, क्योंकि रोज रोज तो स्टेज पे बुलाता नहीं है। अगर कोई रोज रोज स्टेज पे जाता है उसको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। जैसे अपन 15 साल से पढ़ाई जा रहे हैं और मेरे को बोले कि हाँ ये पढ़ाइए यहाँ पे, मुझे थोड़ी कोई डिफिकल्टी आती है, लेकिन कोई नया जो है कॉलेज का बच्चा होगा उसको बोलेंगे जाओ भाई पढ़ाओ, तो वो नर्वसनेस फील करेगा। तो आप यहाँ पे लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि स्कूल के अंदर रेगुलर बेसिस पे जो थॉट देते थे स्कूल के अंदर, वो बच्चों का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था, और जो रेगुलर नहीं जाते थे उनको दिक्कत होती थी। तो जब आप पेपर देने जा रहे हो तो आपके ब्रेन को क्या लग रहा है, कुछ नया। कैसे? क्योंकि उस दिन आप पूजा करने चले जाते हो, उस दिन आपके पेरेंट्स आपको शाबाशी देने लग जाते हैं, मम्मी जो है स्पेशल डिश बनाती है, आपके साथ जाते हैं, रिश्तेदार भी एक्टिव हो जाते हैं, है ना। इतना ज्यादा आपको स्ट्रेस में कौन लेके जा रहा है? यही तो एनवायरनमेंट ही तो है, ठीक है। सब जो है भगवान की पूजा कर रहे हैं, बेटा तुम्हें अच्छा करना है, पहले कभी करी नहीं। जिस दिन आपका पेपर है उस दिन हाँ टीका लगा रहे हैं जितना बड़ा स्पेशली, ठीक है। तो इस चीजों से बचें। तो कैसे सर हम इस चीजों से बचें? कि जो भी AITS होती है, माइलस्टोन टेस्ट होता है, तो पेरेंट्स को बोलो ना। पीटीएम में आप मेरे को बताओ, मैं आपके थ्रू बोल दूंगा कि जितने भी AITS होते हैं, जितने भी माइलस्टोन टेस्ट होते हैं, जितने भी सीरी टेस्ट होते हैं, उनको कितनी प्रायोरिटी देनी है? इक्विवेलेंट टू एडवांस, इक्विवेलेंट टू मेंस। घर पर लग जाना चाहिए सभी को कि भैया ये एडवांस का पेपर ही है आपका। क्या ऐसा कर रहे थे आप? तो करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है आपको। जब बार बार कितने सारे तो माइलस्टोन टेस्ट होने वाले 12th के अंदर, आपके माइलस्टोन टेस्ट जो है बहुत सारे हैं, कुछ 12 के करीब है, 8 टेस्ट कुछ 15 के करीब है, इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं। अभी एंड में तो हम हफ्ते में 3-3 टेस्ट ले रहे हैं। तो इतने सारे टेस्ट ले रहे हैं, हर टेस्ट से आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी, उस पर आप वर्क करोगे। लेकिन जब टेस्ट देने जाओगे ना, तो यू हैव टू बी लाइक कि दिस इज द मेन एग्जामिनेशन। जैसे मैं यहाँ पर जब JEE मेंस का पेपर होता है, यहीं पास में ही एक सेंटर है, ठीक है ना। तो उस सेंटर पे मैं मतलब रिव्यू लेने के लिए जाता हूँ बच्चों का, तो वहां पर बच्चे जो है PW की ड्रेस में मिल जाते हैं, है ना। अजीब सा लगता है। तो मैंने पूछा भैया हाँ भाई PW की ड्रेस, मेरे को पता था वो क्या जवाब देगा। तो उसने कहा कि सर जय लॉजिक, हमने PW की ड्रेस इसलिए पहनी है क्योंकि हम तो माइलस्टोन पेपर देने आए हैं। जब मैंने सारे टेस्ट इस ड्रेस में दिए, तो ये वाला टेस्ट भी मैं इसी ड्रेस में दूंगा। तो एनवायरनमेंट उसके लिए वैसा का वैसा। तो क्या वो बच्चा नर्वस होगा? नहीं। तो आप अगर हमेशा एक ही चीज को बार बार करोगे तो नर्वसनेस उसमें खत्म हो जाती है। टेस्ट को स्टूडेंट सोचते हैं कि ये दिस इज द वन मेन अपॉर्चुनिटी, 2 साल के बाद आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको करना, इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। आपने क्या कहना है? नहीं, जो अगले हफ्ते टेस्ट होने वाला है, माइलस्टोन टेस्ट होने वाला है, वही एडवांस का पेपर है, मैं उसके लिए प्रिपरेशन करने वाला हूं, ठीक है ना। तो इस तरह से सोचिए। और घर में जब आप पढ़ रहे हैं तो घड़ी लगा के पढ़िए। कोई घर में आप पढ़ रहे हो विदाउट वॉच, और जब टेस्ट देने जा रहे हैं तो वहां पर क्या आ गई? घड़ी आ गई। तो इससे फिर से ब्रेन को लगने लग जाता है डिफरेंट एनवायरनमेंट है। तो अपने ब्रेन को एनवायरनमेंट डिफरेंट मत दें, सेम ही एनवायरनमेंट दें, तो यू विल सी कि नर्वसनेस खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो लॉजिक मिल गया, तो लॉजिक के साथ बात करें। क्लियर है भाई? और कोई डाउट इसके अंदर? सर जैसे कई बार होता है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बट इजी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते, और जैसे किसी क्वेश्चन को देख के लगता है कि हमसे बन जाएगा बट उसका आंसर है तो मैच नहीं करता है, कभी आता नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सवाल ये है कि जो इजी क्वेश्चन है वो नहीं बनते, डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। तो इसमें कुछ आप बोलना चाहेंगे? ब्रेड रोल, हाँ जी, ब्रेड रोल वाले। तो ब्रेड रोल है, देखिए सिंपल सा लॉजिक है, हर जना अलग अलग है। तो हो सकता है कि लोगों के लिए जो डिफिकल्ट है वो आपके लिए इजी हो, ये भी हो सकता है, और जो इजी है वो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। क्यों? डिपेंड करता है ना। कई बारी कोई क्वेश्चन है जो आपने क्लास में कर रखा है, तो वो इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा? अगर वो क्वेश्चन क्लास में नहीं कर रखा, डिफिकल्ट हो गया। तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन कर पा रहे हो, डिफिकल्ट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम लोगों से तो अच्छा ही कर रहे हो। लेकिन इजी क्वेश्चन में अगर आप फंस रहे हो, तो ये जो है
हो सकता है दैट इज बिकॉज ऑफ थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कई बारी, ठीक है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में लगा देते हैं अरे ये तो पता है, लेकिन पता चला कि गलत करके आ गए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करना है, ठीक है। इजी और डिफिकल्ट अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा है कि पहली चीज तो इसमें कुछ नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि किसी के लिए डिफिकल्ट तो आपके लिए वो इजी है, और अगर किसी आपके लिए इजी है तो किसी और के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट ने अलग अलग तरह से स्ट्रेटेजी अपनी लगा के प्रिपरेशन करी है, ठीक है। और अगर इजी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है तो क्या करना है, थोड़ा सा एक बार इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि क्या बेसिक्स मेरे क्लियर हैं। जैसे आया बर्नौलीज इक्वेशन, किस पर बेस्ड है, किस पर बेस्ड है बर्नौलीज इक्वेशन? वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के आ गए कि नहीं इट इज समथिंग एल्स, आपने उसके अंदर लगा दिया कि ये कुछ और है, ठीक है, ये HRO पे बेस्ड है, तो ऐसे थोड़ा नहीं होगा। तो ये गलती हो सकती है, तो कंट्रोल करना है, अपने आप हो जाता है, ठीक है। क्लियर है भाई? एक बार फिर से पूछ लेता हूं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर हल्की सी कसर कोई रह गई होगी पूरी कर लो। आगे से फिर पेपर के अंदर आगे बोलना नहीं है कि मेरे को आता था मैं पेपर में नहीं करके आया, पक्का? तो आप सभी प्रण लेते हैं, यस और नो? पक्का ना? पेपर के अंदर आपकी स्ट्रेटजी हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि जितने मार्क्स आप ले सकते थे थ्योरेटिकली उतने ही मार्क्स आपके आ रहे हैं। जो क्वेश्चन आप छोड़ के आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपसे घर पर भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है भाई? चलिए फिर विद दिस वी एंड दिस सेशन। चलिए फिर ओके स्टूडेंट्स, बाय।